नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसे टॉपिक को डीकोड करने वाले हैं जो असल में हमारी अर्थव्यवस्था का इंजन है, सरकारी बजट और टैक्स सिस्टम। देखिए, न्यूज़ में हम अक्सर करोड़ों अरबों के आंकड़े, भारी भरकम बजट और टैक्स रेट्स के बारे में सुनते हैं, राइट? लेकिन ये सब पर्दे के पीछे काम कैसे करता है? तो चलिए आज बिना किसी देरी के इस पूरे सिस्टम की गहराइयों में उतरते हैं। मेरा वादा है इस चर्चा के अंत तक पब्लिक फाइनेंस का ये जो जटिल सा गणित है ना, वो आपके लिए बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो जाएगा। अब जरा इस बात पर गौर कीजिए। बजट पेश होने से ठीक एक हफ्ता पहले प्रिंटिंग और प्रेस से जुड़े कर्मचारियों को मंत्रालय के अंदर ही बंद रहना पड़ता है। जी हाँ, बिल्कुल किसी स्पाई थ्रिलर फिल्म की तरह। बाहरी दुनिया से उनका कोई कनेक्शन नहीं होता, कोई फोन नहीं, कोई इंटरनेट नहीं। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि देश की इकोनॉमी को हिला देने वाली कोई भी जानकारी समय से पहले लीक ना हो जाए। सोचिए ये डॉक्यूमेंट हमारे देश के लिए कितना ज्यादा क्रूशल है। तो आज हम किन किन चीजों पर बात करेंगे? बहुत ही सिंपल है। हम देखेंगे कि वार्षिक बजट के अंदर क्या होता है, सरकार अपना पैसा कैसे खर्च करती है, वो पैसा आता कहां से है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष टैक्स में क्या फर्क है, और फाइनली इनकम टैक्स और जीएसटी को समझेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं भाग 1 की, वार्षिक बजट के अंदर। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे संविधान में बजट शब्द का जिक्र कहाँ है? आपको जानकर हैरानी होगी कि पूरे संविधान में बजट शब्द का कहीं कोई उल्लेख है ही नहीं। सीरियसली, इसके बजाय आर्टिकल 112 कहता है कि हर वित्तीय वर्ष यानी 1 अप्रैल से 31 मार्च के लिए एक वार्षिक वित्तीय विवरण या एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट पेश किया जाएगा। बस यही वो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है जिसे हम अपनी आम बोलचाल में बजट कह देते हैं। इसमें सरकार की अनुमानित कमाई और खर्चों का पूरा हिसाब किताब होता है। अब थोड़ी सी हिस्ट्री भी जान लेते हैं जो काफी इंटरेस्टिंग है। भारत में बजट सिस्टम की शुरुआत 1860 में जेम्स विल्सन ने की थी। वहीं आजाद भारत का पहला केंद्रीय बजट 1947 में आर.के. षणमुखम चिट्टी जी ने पेश किया था। और आपको पता है, पूर्व वित्त मंत्री मोरारजी देसाई जी ने सबसे ज्यादा यानी पूरे 8 बार बजट पेश किया था, और वो भी 2 बार तो बिल्कुल अपने जन्मदिन के दिन। इसके अलावा इंदिरा गांधी जी एकमात्र ऐसी महिला रही हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री रहते हुए वित्त मंत्री का पद भी संभाला था। है ना कमाल की बात? चलिए अब आते हैं भाग 2 पर, सरकार कैसे खर्च करती है, यानी पैसे के बाहर जाने का रास्ता। सरकार के खर्चों को हम 2 बहुत ही साफ कैटेगरीज में बांट सकते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि सरकार की असल प्रायोरिटीज क्या हैं। एक तरफ है राजस्व व्यय या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये वो खर्चे हैं जिनसे सरकार के लिए कोई नई संपत्ति या एसेट नहीं बनता, ये बस रोजमर्रा के काम चलाने के लिए होते हैं। दूसरी तरफ है पूंजीगत व्यय यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये वो खर्च है जो असल में किसी नई संपत्ति का निर्माण करता है या फिर सरकार के पुराने कर्जों को कम करता है। इसे कुछ आम उदाहरणों से समझते हैं, जैसे सरकारी कर्मचारियों की सैलरी, हमें और आपको मिलने वाली सब्सिडी या पुराने लोन पर दिया जाने वाला ब्याज। ये सब राजस्व व्यय है। पैसा तो खर्च हो गया, लेकिन बदले में कोई नया एसेट नहीं बना। इसके उलट जब सरकार कोई नया हाईवे बनाती है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स लगाती है या फिर इस उम्मीद में लोन देती है कि उस पर ब्याज मिलेगा, तो वो पूंजीगत व्यय कहलाता है। एक तरह से ये भविष्य के लिए एक सॉलिड इन्वेस्टमेंट है। अब बढ़ते हैं भाग 3 की तरफ, पैसा कहां से आता है। जाहिर है इतने बड़े खर्चों के लिए आमदनी भी तो होनी चाहिए। सरकार की आमदनी मुख्य रूप से 2 रास्तों से आती है। पहला और सबसे बड़ा सोर्स है कर राजस्व या टैक्स रेवेन्यू। इसमें हमारी और आपकी आय, संपत्तियों और खरीदे जाने वाले सामान पर लगने वाला टैक्स शामिल होता है। दूसरा रास्ता है गैर कर राजस्व यानी नॉन टैक्स रेवेन्यू। इसमें सरकार को मिलने वाला ब्याज, सरकारी कंपनियों का लाभांश या डिविडेंड और सामान्य सेवाओं के बदले मिलने वाली फीस आती है। सिंपल। अब आते हैं भाग 4 पर, प्रत्यक्ष बनाम अप्रत्यक्ष टैक्स। ये हिस्सा सीधा हमारी जेब से जुड़ा है। तो चलिए एक बहुत ही आसान उदाहरण से इसे हमेशा के लिए समझ लेते हैं। इमेजिन कीजिए कि एक बहुत ही भारी बैकपैक है। सरकार ने वो भारी बैकपैक सीधा एक इंसान के कंधों पर रख दिया और कहा, ये तुम्हारा बैकपैक है और इसे तुम्हें ही उठाना है। वो इंसान अपना बोझ किसी और को पास नहीं कर सकता। बस यही है प्रत्यक्ष कर या डायरेक्ट टैक्स। इसमें टैक्स का पूरा बोझ उसी व्यक्ति या कंपनी पर पड़ता है जिस पर वो लगाया गया है। कोई बचने का रास्ता नहीं। लेकिन अप्रत्यक्ष कर या इनडायरेक्ट टैक्स में कहानी थोड़ी बदल जाती है। यहाँ सरकार वो भारी बैकपैक एक फैक्ट्री के मालिक को देती है, पर वो मालिक बहुत चालाक है। वो उस बैकपैक को होलसेलर को पकड़ा देता है।
होलसेलर उसे दुकानदार को दे देता है और आखिर में वो दुकानदार उस बैकपैक का पूरा बोझ उस कस्टमर पर डाल देता है जो सामान खरीदने आता है। यानी टैक्स चुकाने की जिम्मेदारी किसी और की थी, लेकिन असल में उसका भार किसी और ने उठाया। ये आगे ट्रांसफर हो जाता है। अगर हम इसे कैटेगराइज करें तो डायरेक्ट टैक्स में आते हैं हमारा इनकम टैक्स, कंपनियों का कॉर्पोरेशन टैक्स, वेल्थ टैक्स और एसटीटी या एफबीटी जैसे टैक्स। दूसरी ओर जब हम विदेश से कोई सामान मंगाते हैं तो कस्टम ड्यूटी, देश में बनने वाले सामान पर एक्साइज ड्यूटी या सर्विस टैक्स, ये सब इनडायरेक्ट टैक्स के बढ़िया उदाहरण हैं। और अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी भाग पर, इनकम टैक्स और जीएसटी। चलिए इन दोनों के बीच एक आमना सामना करवाते हैं। यहाँ हमारे पास दो बिल्कुल अलग कॉन्सेप्ट्स हैं। एक तरफ है इनकम टैक्स, जो असल में समृद्धि या प्रॉस्पेरिटी पर लगने वाला डायरेक्ट टैक्स है। आप जितना कमाएंगे उतना टैक्स देंगे। दूसरी तरफ है जीएसटी या वीएटी, जो हमारी खपत या कंजम्पशन पर लगने वाला इनडायरेक्ट टैक्स है। यानी आप बाजार से कितना सामान खरीदते हैं या इस्तेमाल करते हैं, ये उस पर निर्भर करता है। तो इनकम टैक्स की सबसे खास बात यह है कि देश के हर इंसान पर नहीं लगता, ये सिर्फ उन पर लगता है जो आर्थिक रूप से समृद्ध हैं। इसे केंद्र सरकार लगाती है और फिर वो पैसा राज्यों के साथ भी बांटा जाता है। ये पूरी तरह से एबिलिटी टू पे, यानी आपके भुगतान करने की क्षमता के सिद्धांत पर काम करता है। ज्यादा आमदनी तो ज्यादा टैक्स। वहीं दूसरी तरफ जीएसटी एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव इनडायरेक्ट टैक्स है, जो मैन्युफैक्चरिंग, सेल और खपत सब पर लगता है। इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है? ये सप्लाई चेन में टैक्स के ऊपर टैक्स लगने से रोकता है। मतलब किसी भी कंपनी को सिर्फ उसी वैल्यू पर टैक्स देना होता है जो उसने प्रोडक्ट में जोड़ी है, न कि उसकी पुरानी पूरी लागत पर। इससे सिस्टम काफी ट्रांसपेरेंट और एफिशिएंट हो जाता है। तो इस पूरी चर्चा को हम एक बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट पर खत्म करते हैं, राजकोषीय घाटा या फिस्कल डेफिसिट। जब सरकार की कुल कमाई उसके कुल खर्चों से कम रह जाती है तो इस गैप को ही हम राजकोषीय घाटा कहते हैं। अब सोचिए, जब आमदनी 98 और खर्चा रुपया हो जाए तो सरकार को उधार लेना पड़ता है। लेकिन ये उधार अंततः कौन चुकाएगा? क्या हमारी आने वाली पीढ़ियों को ज्यादा टैक्स देकर इसकी कीमत नहीं चुकानी पड़ेगी? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि पब्लिक फाइनेंस का सही बैलेंस हम सबके फ्यूचर के लिए कितना जरूरी है। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।